नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे पेशवा के बारे में बात करेंगे जिसके कार्यकाल के दौरान मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार देखा गया। और विस्तार ही नहीं, वर्चस्व की अगर मैं बात करूं तो सबसे वर्चस्वशाली मराठा साम्राज्य इसी पेशवा के अंतर्गत बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बाजीराव प्रथम की। 1720 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक का कार्यकाल पेशवा के रूप में बाजीराव प्रथम ने निभाया। और कहा जाता है कि इन 20 वर्षों के कार्यकाल में बाजीराव प्रथम ने लगभग 30 से अधिक युद्धों को लड़ा और किसी भी युद्ध में उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की बहादुरी की क्षमता का प्रदर्शन इन्होंने यहां पर किया। इतिहासकारों का मानना है कि अगर 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की ज्वर के कारण मृत्यु ना हुई होती तो समूचा भारत मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता और अंग्रेजों का नामो निशान जब ही खत्म हो गया होता। खैर, तकदीर और इतिहास कुछ और होना था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु से पहले जितने युद्ध बाजीराव प्रथम ने जीते थे उन सब पर हम लोग विस्तार से परिचर्चा करेंगे। उससे पहले मैं पुनः अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। आइए बाजीराव प्रथम के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उनके जन्म और पिता इन सबसे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके कहानी को हम आपको बड़े क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि इस समय हैदराबाद में क्या चल रहा है, इस समय मुगल बादशाह कौन है और किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उन सब पर परिचर्चा करेंगे। बाजीराव प्रथम जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी को हुआ था। 18 अगस्त 1700 ईस्वी को, यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। मैं यही पर लिख देता हूं, यानी कि 20 वर्ष की अवस्था में 20 वर्ष की अवस्था में ये पेशवा बने। कहा जाता है कि कई सारे लोग नाराज हो गए इस बात से कि इतनी कम उम्र में यह बालक है जो पेशवा बन रहा है और कैसे इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाएगा। कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने शपथ लिया था कि मराठा साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर लेकर के जाएंगे और उसको करके दिखाया। तो 20 वर्ष की अवस्था में बाजीराव प्रथम जो है वह पेशवा बनते हैं। इनके पिता के बारे में तो कल ही हमने बोल दिया था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। माता के बारे में राधाबाई। इनका एक भाई था चीमाजी अप्पा, नोट कर लीजिए। ये तो इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। एक और बड़ी रुचिकर बात मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय बाजीराव प्रथम सत्तासीन होता है उसी समय उसके आसपास की अगर मैं बात करूं तो मुगल साम्राज्य में भी जो है उथल पुथल की स्थिति बनती है। ठीक है, अब यहीं पर एक और बात मैं आपको बता दूं। यहां पर अगर इस मैप को आप देख पा रहे हैं तो एक तरफ दक्कन में और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठा और पेशवाओं का विद्य, वहीं पर दिल्ली में आप देखेंगे मुगल सत्ता का परिवर्तन होना। ठीक है, मराठा पेशवा में बाजीराव। तो थोड़ा सा यहां पर अगर हम मुगल की बात कर लें तो जरा मुगल के बारे में भी यहां पर देख लें कि मुगल बादशाह कौन है। दरअसल 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक मुगल बादशाह फर्रुखशियर था। कौन था? फर्रुखशियर। तो 1713 से लेकर के 1719 तक मुगल बादशाह फर्रुखशियर, लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ और आप देखेंगे कि 1713 के बाद से लेकर के 1719 के बाद से लेकर के 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह मुगल बादशाह बना। तो 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह बादशाह बना। और कहा जाता है कि इनकी उम्र जो है वो लगभग बराबर थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी।
शायद 2 से 3 साल मोहम्मद शाह बड़ा पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1720 से लेकर के 1740 तक बाजीराव प्रथम पेशवा था, मराठों का सबसे मुख्य व्यक्ति यहां पर देखा जा रहा है। और मुगल बादशाह 1719 से लेकर 1748 तक जो है मोहम्मद शाह था। यानी कि मोहम्मद शाह और बाजीराव प्रथम इनके कार्यकाल को अगर देखा जाए, मोहम्मद शाह और बाजीराव प्रथम अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए तो लगभग एक समान इनका कार्यकाल चलता है। यहां पर इस चीज को आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों की तुलना देखी जाए तो बाजीराव प्रथम बहुत आगे की तरफ निकलते हैं और निकले हुए हैं, और यहां पर जो मुगल शासन सत्ता है वह पतोन्मुख की तरफ जा रही है। खैर, कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब इतना आप जान लें कि मुगल बादशाह में मोहम्मद शाह होगा और पेशवाओं में जो है बाजीराव प्रथम। इन सब का कार्यकाल एक समान चलेगा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कहानी शुरू होती है दक्कन के क्षेत्र से। दक्कन यानी कि हैदराबाद के आसपास का क्षेत्र, जो हैदराबाद में किसका शासन था भाई? निजामों का शासन था। और निजाम में संस्थापक निजाम कौन था? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह। निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो है यह हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बनता है। और मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब निजाम उल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बनता है तो निश्चित रूप से यह मुगलों से ही स्वतंत्र होगा। किससे स्वतंत्र होगा? मुगल से स्वतंत्र होगा। तो मुगल और हैदराबाद के बीच में कैसा स्थिति रहेगा भाई? तनाव का स्थिति रहेगा। ऐसे में मुगलों ने जो है कहा जाता है कि इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जब इनके ऊपर आक्रमण कर दिया तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा ही होगा। तो मुगल और निजाम के बीच में हुआ युद्ध, और जब ऐसी परिस्थितियां बनी थी तो निजामों ने किसको याद किया? बाजीराव। तो निजामों ने बाजीराव को याद किया और कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम की सहायता से, नोट कर लीजिएगा, बाजीराव प्रथम की सहायता से हुआ क्या भाई? निजाम विजयी रहे, निजाम विजय को प्राप्त किए। अब जब बाजीराव प्रथम की सहायता से निजाम विजय को प्राप्त कर लिए तो इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो गया कि मुगल तो अब कमजोर हो गए। ठीक है, मुगल तो कमजोर हो गए, यानी कि मुगलों की स्थिति नाम मात्र की रह गई थी। अब मराठों का बोलबाला था। इधर हैदराबाद के निजाम ये भी विजय को प्राप्त कर गए थे, लेकिन बाजीराव प्रथम ऐसे थोड़ी ना सहायता देगा। मराठों का अपना एक दौर ये था कि जब किसी भी राज्य को विजिट करते थे तो वहां से चौथ वसूलते थे। ठीक है, तो यहां पर तो इन्होंने हैदराबाद को विजिट नहीं किया पहली बार ऐसे, लेकिन जब इनका सहयोग किया तो इनसे लक्ष्मी, वैभव, चौथ, सरदेश मुख इन सबको प्राप्त करने की इच्छा तो जाहिर की। जब इन्होंने इच्छा जाहिर की तब यहां पर जो निजाम उल मुल्क आसफ जाह है वह आनाकानी करने लगा। कहा ठीक है, बाजीराव प्रथम को बोला ठीक है साहब, और हम आपको जरूर टैक्स वगैरह देंगे, कर वगैरह देंगे। तो निजाम ने कहा कि हम आपको क्या देंगे? कर देंगे। लेकिन ये निजाम कर नहीं दिया। निजाम क्या किया भाई? निजाम कर नहीं दिया। फिर एक बार दूध पहुंचा बाजीराव प्रथम का निजाम के पास, तो निजाम ने यह कहकर बहाना टाल दिया, क्योंकि मराठा साम्राज्य दो पार्ट में विभाजित हो गया था, यानी कि दो लोग इसके शासन सत्ता के केंद्र बिंदु में थे। तो निजाम ने कहा कि हम किसको कर दें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पेशवा को कर दें, छत्रपति को कर दें। खैर जो भी है, ऐसी स्थिति में जो है पेशवा बाजीराव ने निजाम उल मुल्क के विचारों को समझ लिया, इनके उद्देश्य को समझ लिया, इनकी मंशा को समझ लिया, और कहानी आगे बढ़ती है। और आप देखेंगे कि 1728 ईस्वी में युद्ध होता है। तो 1728 ईस्वी में आप देखेंगे युद्ध हुआ। और कौन सा युद्ध हुआ? पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध। ये जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ किसके बीच? बाजीराव और निजाम के बीच। कहा जाता है
कि इस युद्ध में बाजीराव ने बुरी तरह से निजामों को पराजित किया। ऐसी स्थिति बना दी इनकी कि किसी को भी देखते थे तो बोलते थे मराठों से मत टकराना, चाहे जिससे टकराना। और यहाँ पर विजय किसकी होती है? बाजीराव की विजय होती है। अब इस तरह से कहा जाता है कि पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध से जो है मराठों की शासन सत्ता बुलंदी की ओर बढ़ती हुई चली गई। मतलब 28 साल की उम्र हुई है इस समय जो है बाजीराव प्रथम की। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, निजाम उल मुल्क यानी कि निजाम को पराजित किया और वहां से 14 सरदेश मुखी प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो ये बाजीराव की पहली बड़ी विजय थी, इस चीज को आप जानेंगे। इसके बाद इसी क्रम के इतिहास में बाजीराव की विजय श्रृंखला आगे बढ़ती है और एक एक करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग पॉइंट आउट करते हुए चलते हैं। चलिए, कहा जाता है कि आगे चल करके निजामों के साथ एक संधि और हुई थी। ठीक है, उस संधि को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, जो बहुत आगे चल करके होगा, बट यहां पर आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, एक क्रम से रहेगा तो अच्छे से आपको याद होगा। चलिए, दुरई सराय की संधि, दुरई सराय की संधि, बस आपको इसमें यही याद करना है किसके बीच हुआ था, तो मराठा और निजाम के बीच, मराठा और निजाम के बीच। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, आगे के युद्धों में डभोई का युद्ध, ये कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कोई विशेष स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, बस युद्ध की पृष्ठभूमि थोड़ी सी और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे चल के और भी युद्ध हैं। डभोई का युद्ध 1731 ईस्वी में, यह किसके किसके बीच हुआ, तो पॉइंट आउट करिए। डभोई का युद्ध बाजीराव प्रथम और दूसरे पक्ष में आप लिखिएगा त्र्यंबक राव। और कहा जाता है कि परिणाम जो हुआ इस युद्ध का, परिणाम तो आप यहां पर पॉइंट आउट करिए, बाजीराव की जीत। और आगे चल करके गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया। ठीक, अगला पॉइंट, संभाजी द्वितीय से संबंध। संभाजी द्वितीय से संबंध। संभाजी द्वितीय के साथ इन्होंने वारणा की संधि की थी, ये छत्रपति थे। वारणा की संधि, पॉइंट आउट कर ली, 1730 ईस्वी में वारणा की संधि की थी। ठीक है, सॉरी 1731 ईस्वी में, डेट थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने संभाजी द्वितीय से वारणा की संधि की थी। बस ये डेट आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिविटी इसमें एग्जाम में आपके परीक्षा में प्रश्न को पूछा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे युद्ध थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ वह है बुंदेलखंड का युद्ध। तो कहानी हम लोग बुंदेलखंड की देखेंगे। बुंदेलखंड, कहा जाता है कि बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल का शासन था। किनका? राजा छत्रसाल का। तो राजा छत्रसाल शासन करते थे और इलाहाबाद का जो मुगल सूबेदार था वह जो है मुगलों की तरफ से बुंदेलखंड पर आक्रमण कर देता है। मुगलों के बीच में और छत्रसाल के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था और राजा छत्रसाल पराजित हो जाते हैं। अधिकांश भूभाग भू क्षेत्र जो है
वह मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और इस समय की बात करूं, जिस समय स्थिति बन रही है, उस समय बाजीराव प्रथम मालवा गया हुआ था। मालवा विशेष करके मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं। तो मालवा का जो सूबेदार था उस समय राजा जय सिंह द्वितीय थे। तो मालवा अभियान के दौरान वो जा ही रहे थे, और कहा जाता है कि वहां की स्थिति परिस्थिति क्या बनती है कि उससे पहले कि आप देखेंगे कि छत्रसाल की तरफ से एक दूत आता है और बाजीराव प्रथम से जो है सैनिक सहायता की बात करता है, और सारी यथास्थिति उनकी छत्रसाल की बताता है। कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम ने अपनी सेनाओं के साथ राजा छत्रसाल के निकले हुए प्रदेश जो उनके राज्य क्षेत्र से, उनको दोबारा से विजित करके दिलाने के लिए शपथ ली। और कहा जाता है कि बुंदेलखंड की धरती पर पहुंचते हैं और राजा छत्रसाल का सहयोग करते हुए यहां पर आप देखेंगे कि मुगलों के विरुद्ध जो अभियान होता है उसमें मुगल बुरी तरह से पराजित होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कहानी बनती है, और इसमें पराजित कौन हुआ? इसमें पराजित हुए मुगल। तो राजा छत्रसाल और मुगल के बीच में जो युद्ध हुआ, तो छत्रसाल की सहायता कौन दे रहा है? बाजीराव प्रथम। तो इसमें जो युद्ध हुआ, इसमें विजय किसको मिला? बाजीराव प्रथम, यानी राजा छत्रसाल की टीम को। कहा जाता है कि यहीं पर राजा छत्रसाल इतना खुश हुआ कि बाजीराव प्रथम के स्वागत हेतु, ठीक है, एक मुस्लिम नर्तकी जिसका नाम मस्तानी था उसको पेश किया गया। और कहा जाता है कि मस्तानी को देखते ही बाजीराव प्रथम की आंखों में प्रेम उमड़ा, और आगे चल करके मस्तानी इनकी दूसरी पत्नी बनी। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो परिवार में मस्तानी को उस तरह से स्वीकार नहीं किया गया जिस तरह से यहाँ पर एक परंपरा के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी बाजीराव ने मस्तानी से यहीं पर विवाह किया था और प्रेम। तो बुंदेलखंड की जो स्थिति थी आप यहाँ पर देखेंगे, उसमें यही है कि जो है इन्होंने जो छत्रसाल थे वहाँ के शासक थे, उन्होंने बाजीराव प्रथम की सहायता से जो है मुगलों को पराजित किया, और यहाँ पर ये स्थिति बनी। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं दिल्ली पर आक्रमण। अब बाजीराव का दिल्ली पर आक्रमण होगा। दिल्ली पर कहा जाता है कि 29 मार्च 1737 ईस्वी को, डेट लिख लीजिए यहां पे, 29 मार्च 1737 ईस्वी को बाजीराव अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। 500 घुड़सवार थे। कहा जाता है कि जब इसकी सूचना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को मिलती है तो मोहम्मद शाह परेशान हो गया। तो मोहम्मद शाह के जो बड़े करीबी सिपह सालार हुआ करते थे, उनके अपने सिपह सालार क्या, उनके अपने परम सहयोगी भी हुआ करते थे, विशेष करके राजा जय सिंह द्वितीय वगैरह, उनसे उसने बात की। तो उन्होंने कहा कि मराठों के साथ संधि कर लेना ही ज़्यादा सही है, उनसे युद्ध करना, मौत को दावत देना। तो इस पर बादशाह नाराज़ हुआ, हालांकि उसका एक अलग परिणाम भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है मराठों के साथ संधि करे या ना करे, उनकी पराजय पहले से सुनिश्चित थी मुगलों की, यानी कि जो भी मराठों से इस समय टकराएगा वह निश्चित रूप से पतन की ओर उन्मुख हो जाएगा। और यही कहानी बनती है कि दिल्ली पर आक्रमण। कहा जाता है कि 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद अंत में मुगल बादशाह ने बाजीराव के सामने नतमस्तक होते हुए कहा कि आप जो चाहते हैं उसको आप मेरे सामने, मेरे समक्ष बात रखें, मैं आपकी शर्तों को स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पर बाजीराव ने क्या किया? मालवा की सूबेदारी और 13 लाख वार्षिक धनराशि, ये दोनों प्राप्त किया और कहा कि ये नियमित रूप से आप देते रहेंगे और यहाँ से बाजीराव वापस जाएंगे। तो दिल्ली पर आक्रमण, और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या लिखिएगा आप? महत्वपूर्ण बिंदु कि मालवा की सूबेदारी, मालवा की सूबेदारी, मालवा की सूबेदारी प्लस 13 लाख वार्षिक, मालवा की सूबेदारी प्लस 13 लाख वार्षिक धनराशि। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें दिल्ली पर आक्रमण से आपने इस चीज़ को देखा। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं, एक अगला महत्वपूर्ण है वसीन की संधि। वसीन की संधि, कई बार आप लोगों ने सुना होगा
ये जो वसीन की संधि है यह किसी भारतीय शासक के साथ नहीं हुई, यह यूरोपीय शक्ति यानी कि पुर्तगाली और आप यहां पर देखेंगे मराठों के बीच हुई। तो पुर्तगाली और मराठों के बीच हुई और ये संधि कब हुई? 1739 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुर्तगालियों से वसीन को मराठों ने छीन लिया और सालसेट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वसीन की संधि क्या, वसीन की विजय हम लिखेंगे, वसीन की विजय लिखेंगे और यहाँ पर आप परिणाम के रूप में आप देखेंगे कि सालसेट और वसीन मराठों ने जीत लिया। सालसेट प्लस वसीन मराठों ने क्या कर लिया? विजित कर लिया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखेंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण अभियान हैं जो आप जो है इनके बारे में, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं। अच्छा, मुगलों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं। मुगल शासन सत्ता के बारे में जब बात हुई तो बाजीराव ने यही कहा था कि ये तो जर्जर वृक्ष के समान है, इनके तने पर प्रहार करें शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। यानी कि मुगलों की स्थिति पतोन्मुख की स्थिति में चल रही है। तो उन्होंने मुगलों के लिए एक ऐसा सेंटेंस यही प्रयोग किया था कि जर्जर स्थिति है इनकी, जर्जर वृक्ष के समान है और इनके तने पर अगर हम प्रहार करते हैं तो शाखाएं इनकी जो है पत्तियां गिर जाएंगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद 1739 ईस्वी की दुखद घटना है कि 1739 ईस्वी में बाजीराव 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की 40 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। कम उम्र के थे, 40 वर्ष की अवस्था में। कहा जाता है कि ज्वर की वजह से 1740 में 40 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई होती और जिस तरह से इनका विजय अभियान चारों तरफ चल रहा था, ऐसी स्थिति में मैं पुनः कह रहा हूं कि इतिहासकारों की बात को नकारा नहीं जा सकता और निश्चित रूप से जो संपूर्ण भारत मराठों के नियंत्रण में होता। खैर, 1740 में इनकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव अगले पेशवा बने। यहां लिखिएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। टाइम पीरियड 1740 से 1761। देखिए, इनके बारे में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण है, जहां तक मैं समझता हूं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ इनके समय में। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके समय की है, पहला तो पानीपत का तृतीय युद्ध रहा। अब ये अंतिम समय की बात है, ये 1740 1761 में रहे हैं, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध लास्ट में होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तो कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी संधियां की, लेकिन वहां से कोई विशेष मतलब नहीं है। पानीपत का तृतीय युद्ध इनके समय में हुआ और यहां पर आप देखेंगे कि हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान लड़ने गए थे या नहीं लड़ने गए थे, तो इनकी तरफ से कौन लड़ने गया था और किसके किसके बीच होता है। खैर, थोड़ा सा मैं आपको हिंट करूंगा और बाकी मैं जो है कमेंट्स आपका आना चाहिए, मैं उस टाइम देखना चाहूँगा क्योंकि एप्लीकेशन पर कमेंट्स आ रहा है, तो उस चीज़ को आप वहाँ पर देखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ये अहमद शाह अब्दाली आप देखेंगे कि ये जो है 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो नादिर शाह की सेना में एक सिपाही के रूप में ये प्रवेश किया और आगे चल करके जो है अफगान का शाह बन गया। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत
के मैदान में युद्ध हुआ और परिणाम आप इस युद्ध का देखेंगे। परिणाम की अगर मैं बात करूं तो अफगान यानी कि अहमद शाह की विजय होती है। अहमद शाह की विजय होती है। कहते हैं कि ये 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में इनकी पराजय मराठों के पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। हालांकि 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु से ही पतन की ओर उन्मुख हुआ मराठा साम्राज्य, लेकिन बालाजी बाजीराव तक 1740 से 1761 तक स्थिति बनी रही। लेकिन 1761 में जब मराठों ने इनको पराजित कर दिया, अफगानों ने इनको पराजित कर दिया, तो उसके बाद इस बात को लेकर के निर्विवाद रूप से तय हुआ कि अब हिंदुस्तान में मराठा नहीं बल्कि अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापित होगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, और अब हम लोग आगे की चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कहानी ये होता है कि 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा हार जाते हैं, तो जब इसकी सूचना बालाजी बाजीराव को मिलती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे बालाजी बाजीराव एकदम दुखी हो जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद जो है बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछा हूँ, आप जो है ज़रूर मुझे इस चीज़ को बताएंगे कि मराठों की तरफ से उसमें सरदार कौन था। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि बालाजी बाजीराव का बेटा, छोटा बेटा और इनका भाई, अब आप मुझे मेहनत करके बताएंगे वो कौन था और इनके बारे में क्या स्टेटमेंट रहा। बालाजी बाजीराव को जिसने सूचना दिया उस युद्ध के परिणाम का, उसने किस सेंटेंस में सूचना दिया, इन सब को आपको जो है बताना है। तो हालांकि मैं इस बात को यहीं पे रोक रहा हूं, मैं पानीपत के तृतीय युद्ध को एक अलग क्लास में यानी कि कल की क्लास में पानीपत के तृतीय युद्ध को दोबारा से मैं आपके बीच में रखूंगा, और उसके बाद मराठा साम्राज्य की जो बचे हुए पेशवा हैं उन पर हम लोग बात करके और एंग्लो मराठा वार की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो पानीपत के तृतीय युद्ध को कल हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और जो पॉइंट्स हैं आज की क्लास, जब आप लोग जो इस क्लास को देखेंगे तो कमेंट्स भी आप लोगों के आने चाहिए और देन हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग पुनः मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।